हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम ट्यूटोरियल्स। एंड आज इस वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं CUET 2025 के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो हमें जैसे कि पता है पूरे का पूरा 11th का एक बुक जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का है वो हमारे सिलेबस में यहाँ पे आ गया है। तो ये वीडियो 11th क्लास के बच्चों के लिए एज वेल एज CUET 2025 के एस्पिरेंट्स के लिए जो है रेलिवेंट रहने वाली है, जहाँ पे आज मैं तुम्हें करवाने वाली हूँ हमारे फर्स्ट लेक्चर में डिमांड और सप्लाई का चैप्टर। देखो ये दो अलग अलग चैप्टर्स हैं आई नो, लेकिन ये दोनों चैप्टर्स एक दूसरे के बिल्कुल डिट्टो कॉपी सेम टू सेम है। तो तुम्हें इस दोनों चैप्टर्स को अलग से करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम इन दोनों चैप्टर्स को एक साथ कर लेते हो साइमल्टेनियसली, तुम्हें याद करना भी आसान हो जाएगा और तुम्हारे लिए दो बड़े बड़े चैप्टर्स एक साथ जो है कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज इस वन शॉट वीडियो में मैं तुम्हें डिमांड का चैप्टर एज वेल एज सप्लाई का चैप्टर दोनों साथ के साथ करवाऊंगी। और कल जो मैं वीडियो लेकर आऊंगी उसमें मैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई दोनों चैप्टर्स को फिर से साइमल्टेनियसली साथ के साथ करवाऊंगी। तो फटाफट से हमारी वीडियो को शुरू करते हैं डिमांड एंड सप्लाई के चैप्टर के साथ। तो एक साइड पे हमें हमारा चैप्टर करना है डिमांड का और दूसरी साइड पे वहीं पे हम हमारा चैप्टर करने वाले हैं सप्लाई का। तो एज ए सेड दोनों चैप्टर्स जो है काफी ज्यादा सिमिलर एक दूसरे के रहने वाले, इसलिए मैं दोनों ही चैप्टर्स को जो है बिल्कुल साथ के साथ साइमल्टेनियस तुम्हें करवाने वाली हूँ। देखो डिमांड क्या होती है और मेरी इधर सप्लाई क्या होती है। डिमांड का मतलब होता है कि हमारे देश के जो कंज्यूमर्स हैं वो कितना सामान खरीदना चाहते हैं। अगर मैं डिमांड को या सप्लाई को पूरे देश भर के लेवल पे बात करूं तो मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई पे पहुंच जाती हूँ, जो कि आपने 12th क्लास में पढ़ा है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे सिंपल डिमांड और सप्लाई की बात करूंगी, माइक्रो लेवल पे बात करूंगी। तो मैं ये बोलूंगी कि मेरे देश का कोई भी अगर एक सिंगल कंज्यूमर है, मेरे देश का कोई भी एक सिंगल कंज्यूमर है, वो कितना सामान परचेज करता है, ठीक है, वो कितना सामान परचेज करता है एट अ सर्टेन प्राइस। हम हमेशा डिमांड को एक सर्टेन प्राइस पे चेक करते हैं एंड ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम भी हम साथ में लगाते हैं। तो मैं बोल रही हूँ मेरे देश का कोई एक कंज्यूमर कितना सामान खरीद रहा है, किस रेट पे, किस पीरियड ऑफ टाइम में, अगर इन सबको मिला दो तो मैं बोलूंगी वो उसकी डिमांड है। एक चीज याद रखना, जब भी मैं बोलूंगी कि वो कितना सामान परचेज कर रहा है तो यहाँ पे दो चीजें आती हैं। जब भी मैं परचेज की बात करूंगी दो चीजें आएंगी। पहली चीज होगी विलिंगनेस टू बाय और दूसरी चीज होगी बीइंग एबल टू बाय। अब देखो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो तुम खरीदना चाहते हो पर तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है कि तुम खरीद सको। तो तुम खरीदना चाहते हो पर तुम खरीद सकते नहीं हो क्योंकि पैसा नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें भी है जिनको खरीदने का पैसा तो है पर तुम खरीदना ही नहीं चाहते हो। तो जब भी एक कंज्यूमर कोई चीज को खरीदना चाहता भी है और उसके पास पैसा भी है उस चीज को खरीदने का और वो एक सर्टेन प्राइस पे उसको खरीदने को तैयार है, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में उसको खरीदने को तैयार है, तो मैं बोलूंगी कि वो मेरे एक कंज्यूमर की किसी चीज को लेकर के डिमांड है। यहाँ पर एक चीज और याद रख सकते हो कि ये जो कंज्यूमर है, हम जब भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब भी डिमांड की बात करेंगे या तो एक सिंगल कंज्यूमर से रिलेटेड बात करेंगे या फिर एक सिंगल प्रोडक्ट से रिलेटेड बात करेंगे कि एक प्रोडक्ट की कितनी डिमांड कंज्यूमर कर रहे हैं। लेकिन मैं कभी भी पूरे देश के लेवल पे माइक्रो इकोनॉमिक्स में बात नहीं करती हूँ। बिल्कुल सेम कॉपी पेस्ट बेटा तुम सप्लाई डेफिनेशन कर सकते हो कि मेरा एक सिंगल प्रोड्यूसर है, एक प्रोड्यूसर कितना सामान विलिंग है बेचने को, एट द सेम टाइम वो कितना सामान एबल टू सेल है, विलिंग एंड एबल टू सेल। एक प्रोड्यूसर कितना सामान बेचना चाहता है, कितना सामान बेच सकता है एट अ सर्टेन प्राइस ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। अगर इन सभी चीजों को मैं यहाँ पे एक प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से लिख दूं तो वो क्या बन जाएगी, एक सर्टेन प्रोड्यूसर की सप्लाई बन जाएगी। फिर से जो सप्लाई है या तो एक प्रोड्यूसर की पढ़ती हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैं, या फिर एक सर्टेन प्रोडक्ट की पढ़ती हूँ कि एक प्रोडक्ट की कितनी सप्लाई हो रही है सर्टेन प्राइस पे सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में। क्योंकि ये दोनों माइक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट है इसीलिए मैं यहाँ पे पूरे देश भर की बात माइक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं करती हूँ। तो डिमांड की डेफिनेशन क्या आएगी, डिमांड रेफर्स टू the quantity of a commodity that a consumer is willing and able to buy at a certain price during a certain period of time. Supply की definition क्या होगी, supply refers to the quantity of a commodity that a producer is willing and able to sell at a certain price during a certain period of time. तो टेक्निकली बिल्कुल सेम टू सेम डेफिनेशंस है, बट जब भी डिमांड की बात करोगे कंज्यूमर की बात कर देना, जब भी सप्लाई की बात करोगे तो प्रोड्यूसर की बात कर देना। सेम टू सेम डेफिनेशन दोनों में लिख सकते हो। दोनों में 3 पॉइंट कॉमन है, विलिंग एंड एबल, सर्टेन प्राइस,
ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। बस यहाँ पे कंज्यूमर आएगा और यहाँ पे प्रोड्यूसर आएगा। आगे चलते हैं अगली चीज पे, ठीक है। यहाँ तक हमें डिमांड का मतलब समझ आ गया, यहाँ तक हमें सप्लाई का भी मतलब समझ आ गया। अगली चीज हमारे पास यहाँ पे देखो जो बहुत ज्यादा जरूरी चीज आती है वो होता है मेरे पास लॉ। किस चीज का लॉ? डिमांड का लॉ एंड सप्लाई का लॉ। देखो मैं जैसे जैसे तुम्हें पढ़ा रही हूँ तुम साथ के साथ सारे के सारे एज इट इज नोट्स बनाते चले जाना। तुम्हें इन नोट्स की मदद से भी तुम अगर पढ़ लोगे तुम्हारा पूरे का पूरा चैप्टर जो है कवर हो जाएगा, ठीक है। तो अगली चीज मेरे पास आते हैं लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई। अब देखो अगली बार मैं क्या बोलती हूँ कि मुझे ये तो पता है डिमांड होती क्या है, लेकिन ना मैं हमेशा डिमांड को या सप्लाई को एक सर्टेन प्राइस के साथ रिलेट करके पढ़ती हूँ। मैंने क्या बोला? मुझे पता तो है कि डिमांड क्या है, कंज्यूमर कितना खरीदना चाहता है, सप्लाई क्या है, प्रोड्यूसर कितना बेचना चाहता है, पर मैं हमेशा डिमांड को और सप्लाई को एक सर्टेन प्राइस के साथ रिलेट करके पढ़ती हूँ। जब मैं सर्टेन प्राइस के साथ रिलेट करके पढ़ूंगी तभी मैं अच्छे से समझ पाऊंगी कि डिमांड कैसे बिहेव करती है, सप्लाई कैसे बिहेव करती है। तो इसी के लिए मैंने बनाया है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड मुझे पता है क्या बोलता है। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि जो डिमांड है किसी भी चीज की और जो प्राइस है किसी भी चीज का, इन दोनों में ना क्या होता है, एक इनवर्स रिलेशन मुझे देखने को मिलता है। इन दोनों में एक इनवर्स रिलेशन देखने को मिलता है। मतलब अगर डिमांड कभी भी बढ़ेगी तो डिमांड तभी बढ़ेगी जब प्राइस कम होगा, और डिमांड तब कम हो जाएगी जैसे ही प्राइस ज्यादा होगा। लेकिन लॉ ऑफ सप्लाई बोलता है कि किसी भी चीज की जो सप्लाई होती है ना, किसी भी चीज की जो सप्लाई होती है और उस चीज का जो प्राइस होता है, इन दोनों में एक डायरेक्ट रिलेशन मुझे देखने को मिलता है। इन दोनों में एक मुझे डायरेक्ट रिलेशन देखने को मिलता है। यानी कि अगर सप्लाई बढ़ेगी तो ऑब्वियसली प्राइस भी बढ़ रहा होगा, अगर सप्लाई कम हो रही होगी तो प्राइस भी कम हो रहा होगा। ये दोनों एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, ठीक है जी। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? लॉ ऑफ डिमांड मुझे बोलता है, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशन है, मतलब कि एक दूसरे के उल्टे हैं। देयर इज एन इनवर्स रिलेशन। किस चीज में इनवर्स रिलेशन होता है बेटा जी? इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, कमोडिटी मतलब कोई भी गुड्स, कोई भी चीज, एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी, एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी। लेकिन इसके साथ एक और चीज साथ में जरूर लिख लेना, कीपिंग या फिर अज्यूमिंग भी लिख सकते हो, कीपिंग या अज्यूमिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। अगर मैं अज्यूम कर लूं कि बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट हैं तो ऐसे केस में एक मुझे इनवर्स रिलेशन देखने को मिलता है। किसके बीच में? प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। ये सेम टू सेम डेफिनेशन को उधर कॉपी पेस्ट कर देना कि लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। अब सबसे पहले इसका समझते हैं मतलब। इसका मतलब ये है, देखो बहुत सिंपल सी बात है, तुम्हें जब भी किसी भी चीज का रेट दिखेगा कि अरे इसका रेट तो कम होता जा रहा है, अरे इस पे तो सेल लग गया, अरे इस पे तो डिस्काउंट आ रहा है, तो चलो जल्दी से उसको खरीद लेते हैं। तुम्हें जब भी पता चलेगा कि किसी भी चीज का रेट कम हो रहा है तो तुम बोलोगे जल्दी से जाके इसको खरीद लेते हैं, तो तुम्हारी डिमांड बढ़ने लग जाएगी। जैसे ही तुम्हें पता चलेगा कोई चीज महंगी हो रही है तुम बोलोगे अरे इतनी महंगी मैं तो खरीद ही नहीं सकता। तो जैसे ही किसी भी चीज का रेट बढ़ने लगेगा तुम बोलोगे मैं तो ये खरीद नहीं सकता, तो तुम उसकी डिमांड कम कर दोगे। तो एक कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से पहले सोचकर देखो, एक कंज्यूमर बोलेगा मैं ज्यादा सामान तभी खरीदूंगा जब उसका रेट कम होगा। जैसे ही रेट बढ़ने लगेगा कंज्यूमर बोलेगा तौबा तौबा मैं नहीं खरीद सकता, तो कंज्यूमर डिमांड कम कर देगा। दूसरी साइड प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से सोच के देखो। अब अगर तुम एक दुकानदार हो और किसी चीज का रेट कम, मार्केट का जो भाव है वो बढ़ रहा है, तो तुम सोचोगे अरे ये तो बड़ी महंगी चीज बिक रही है, तो क्यों ना मैं ये बेचूंगा तो मुझे ज्यादा मुनाफा होगा। तो एक सप्लायर क्या बोलेगा, जिस चीज का रेट बढ़ रहा है मैं उसको ज्यादा बेचने की कोशिश करता हूं ताकि मेरा मुनाफा ज्यादा हो। और सप्लायर बोलेगा जिस चीज का रेट बहुत कम है मैं उसको नहीं बेचूंगा, उसकी सप्लाई कम कर देता हूं क्योंकि उसमें तो मुनाफा मुझे होगा ही नहीं। तो सप्लायर कहता है जैसे ही रेट बढ़ेगा मैं ज्यादा बेचने लग जाऊंगा, पर कंज्यूमर कहता है जैसे ही रेट बढ़ेगा मैं डिमांड कम करने लग जाऊंगा। और इसी तरीके से चलती है हमारी इकोनॉमी, किसी भी चीज की मार्केट इसी तरीके से चलती है कि प्रोड्यूसर बोलता है रेट बढ़ेगा तो मैं ज्यादा सप्लाई करूंगा, कंज्यूमर बोलता है रेट बढ़ेगा तो मैं कम डिमांड करूंगा। तो ये हो गया हमारा लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई। तो लॉ ऑफ डिमांड ने बोला कि इनवर्स रिलेशन है प्राइस और डिमांड का, लॉ ऑफ सप्लाई ने बोला कि डायरेक्ट रिलेशन है प्राइस और सप्लाई का। पर
लॉ ऑफ डिमांड ने और लॉ ऑफ सप्लाई ने एक और चीज साथ में जोड़ दी, वो चीज है कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। बेटा ये जो लाइन है डिमांड के एज वेल एज सप्लाई के लॉ में एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लेना, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, ये इन दोनों की डेफिनेशन में लिखी जाती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझने से पहले मैं बस थोड़ी सी एक चीज तुम्हें समझा दूं, लॉ ऑफ डिमांड लॉ ऑफ सप्लाई से रिलेटेड ही इसका डायग्राम और इसका जो है टेबल, उसके बाद हम इसका मतलब समझेंगे कि कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट का क्या मतलब है। सबसे पहली चीज जो हम यहाँ पे समझना चाहते हैं वो है इसका कर्व और इसका जो है टेबल। तो देखो डिमांड के केस में मैंने तुम्हें बोला कि भैया जी अगर रेट बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, अगर रेट कम होगा तो डिमांड ज्यादा हो जाएगी। तो तुम्हें पहले इसका बनाना होता है डिमांड का टेबल, जिसको मैं बोलती हूँ डिमांड का शेड्यूल, और फिर तुम्हें बनाना होता है इसी का डायग्राम, जिसको मैं क्या बोलती हूँ, डिमांड का कर्व। तो टेबल बनाना होता है जिसको हम टेबल नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, शेड्यूल बोलते हैं, और नीचे हमें बनाना होता है डायग्राम, जिसको हम डायग्राम नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, कर्व बोलते हैं। तो शेड्यूल में तुम्हें क्या करना है, रेट को बढ़ा करके दिखा दो, डिमांड को कम करके दिखा दो, जो भी नंबर का टेबल तुम्हें अच्छा लगे, 2 का, 4 का, 6 का, वो लिख के आ जाओ। और या फिर दूसरा ये बना सकते हो कि प्राइस को कम करके दिखा दो, डिमांड को ज्यादा, दोनों में से कोई एक बना सकते हो, जरूरी नहीं है दोनों बनाना है। सीयूईटी में तो तुम्हें बना के दिखाना भी नहीं होगा, ठीक है, तुम्हें यूजुअली कुछ ना कुछ एमसीक्यू में ऑब्वियसली दे रखा होगा। तो डिमांड के शेड्यूल में टेबल में हमें क्या बनाना है, एक साइड पे प्राइस होता है हमारे पास, एक साइड पे डिमांड होती है। अगर रेट बढ़ेगा डिमांड कम होगी, मैं रेट को बढ़ा देती हूँ, डिमांड को कम कर देती हूँ, ये हो गया जी मेरा डिमांड का टेबल जी। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि मैं रेट को कम कर देती हूँ और रेट डिमांड को बढ़ा देती हूँ जी, ये भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी आपका हो सकता है। दोनों ही क्या है, एक इनवर्स रिलेशन दिखाते हैं प्राइस और डिमांड का। इन्हीं को प्लॉट करके मैं यहाँ पर एक कर्व बना देती हूँ। बेटा प्लीज कर्व में एक चीज हमेशा याद रखना कि ओवाई एक्सिस पे हमेशा मेरे पास प्राइस आता है। देखो जब भी मैं एडीएस का हमारी सेविंग्स का, कंजम्पशन का, इन्वेस्टमेंट का ग्राफ बनाती थी, उस केस में ओवाई एक्सिस पे हमेशा वो वाली चीज आती थी जिसका ग्राफ मैं बना रही हूँ। एडी का ग्राफ तो एडी, एएस, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन, हर एक चीज ओवाई एक्सिस पे आती थी। पर माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड और सप्लाई के केस में बेटा जी ओवाई एक्सिस पे हमेशा प्राइस आता है और कुछ भी ओवाई एक्सिस पे नहीं आता है। और ओएक्स एक्सिस पे उल्टी दूसरी चीज आती है जिसका भी तुम्हें ग्राफ बनाना है। तो ओएक्स एक्सिस पे मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, डिमांड आ जाएगी, या क्वांटिटी डिमांडेड भी जिसको मैं बोलती हूँ। अब देखो तुम प्लॉट करके देखो, इधर प्राइस होगा 2, 4, 6, इधर डिमांड भी होगी 2, 4, 6। मैं ये वाला प्लॉट कर रही हूँ, ठीक है। अगर प्राइस 2 है तो डिमांड 6 है, प्राइस 2 है तो डिमांड 6 है, 4, 4, 4, 4, 6, 2, 6, 2। तो मेरे पास ये 3 पॉइंट्स बन गए। मैं इन तीनों पॉइंट्स को जोड़ दूंगी, मैंने इन तीनों पॉइंट्स को अगर जोड़ दिया तो इस तरीके से एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ मेरे पास आ गया डिमांड कर्व का, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, एक बार वीडियो को थोड़ा सा पॉज करो, वीडियो को पॉज करके एक बार ये चीज मुझे सोच के बताओ कि ये तो डिमांड का ग्राफ है जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है, हमें दिख रहा है, वो नीचे की तरफ आ रहा है। एक बार ये सोच के बताओ एग्रीगेट डिमांड का ग्राफ कैसा होता था, एग्रीगेट डिमांड का ग्राफ कैसा होता था। तो अगर तुम्हें याद आ रहा है, एग्रीगेट डिमांड का जो ग्राफ होता था, जो कि हम 12th क्लास में मैक्रो में पढ़ते थे, एडी को हम ओवाई एक्सिस पे लेते थे, ओएक्स एक्सिस पे हम इनकम को लेते थे। तो एडी का जो ग्राफ होता था वो इस तरीके का होता था, अपवर्ड स्लोपिंग होता था। क्या तुम्हें याद है? अब मुझे ये बता सकते हो एक बार सोच के पॉज करके कि एडी तो ऊपर जा रहा है पर डिमांड नीचे जा रहा है। टेक्निकली दोनों चीजें तो सेम है, ये एग्रीगेट डिमांड है, ये सिंपल डिमांड है, छोटे लेवल पे बड़े लेवल पे, फिर इसका ग्राफ नीचे इसका ग्राफ ऊपर, ऐसा क्यों हो रहा है? सोचो थोड़ा सा। तो इसका बहुत सिंपल रीजन है, जब मैं तुम्हें यहाँ पे डिमांड पढ़ा रही हूँ, मैं तुम्हें डिमांड पढ़ा रही हूँ इन रिलेशन विद प्राइस, तो जब भी मैं माइक्रो लेवल पे बात करती हूँ, मैं माइक्रो लेवल पे हमेशा प्राइस से जोड़ के हर चीज तुम्हें पढ़ाऊंगी। माइक्रो लेवल पे प्राइस से जोड़ के पढ़ाया जाता है और प्राइस और डिमांड का इनवर्स रिलेशन होता है। तो इसलिए यहाँ जो मेरा ग्राफ आया ये डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ आया। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में जब भी हम किसी भी चीज को पढ़ते हैं, प्राइस की बात ही नहीं करते, प्राइस से जोड़ के पढ़ते ही नहीं है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में कहीं हमने नहीं रेट की बात करी, हमने हमेशा बात करी नेशनल इनकम की, वाई की इनकम की बात करी। वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस, वाई इज इक्वल टू ए एस, वाई विल बी इक्वल टू ए डी इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो हम हमेशा इनकम की बात करते थे एडी में। तो एडी का
हम यहाँ पे रिलेशन देखते हैं इनकम के साथ, और एडी और इनकम का जो है डायरेक्ट रिलेशन होता है। सो विच इज वाई यहाँ पे जो एडी का ग्राफ है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता था, क्योंकि एडी का यहाँ पे मैं रिलेशन देखती हूँ वाई के साथ, और एडी और वाई का डायरेक्ट रिलेशन होता था, तो ये ग्राफ अपवर्ड स्लोपिंग होता था। यहाँ पे डिमांड का प्राइस के साथ रिलेशन देखती हूँ जो कि उल्टा होता है, तो ग्राफ डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। आई होप ये चीज यहाँ पे क्लियर हो गई होगी, और जितना ज्यादा दोनों को रिलेट करके पढ़ोगे उतना बढ़िया, क्योंकि तुम्हारे पेपर में एडी भी पूछा जाएगा और डिमांड भी पूछा जाएगा। अब दूसरी साइड पे बात करते हैं सप्लाई की। तो लॉ ऑफ सप्लाई ने बेटा जी मुझे बोला था कि प्राइस बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस कम होगा, सप्लाई कम हो जाएगी। इसका एक डायरेक्ट रिलेशन होता है, इसका एक डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो इसका टेबल कैसा बनता है? तो एक साइड पे मैं प्राइस बना दूं, एक साइड पे मैं सप्लाई बना दूं, प्राइस को भी बढ़ा देती हूँ, सप्लाई को भी बढ़ा देती हूँ, हो गया, सिंपल काम हो गया। या फिर दूसरा एक और तरीका हो सकता है, एक साइड पे प्राइस बना दूं, एक साइड पे सप्लाई बना दूं, इसको भी कम कर दूं, इसको भी कम कर दूं। ठीक है जी, ऐसे भी हो सकता है, कोई दिक्कत? ठीक है, अब ये हो गया मेरा एक डायरेक्ट रिलेशन प्राइस और सप्लाई का, तो ये मुझे समझ आता है मेरे लॉ ऑफ सप्लाई से। दूसरी चीज मैं इसको मैं क्या बोल रही हूँ, सप्लाई का, इसको मैं क्या बोल रही हूँ, सप्लाई का टेबल, सप्लाई का शेड्यूल। ऑन दी अदर हैंड मेरे पास क्या बन के आ सकता है, सप्लाई का कर्व। ऑन दी अदर हैंड मेरे पास क्या बन के आ सकता है, सप्लाई का कर्व। सप्लाई का कर्व कैसे बनेगा, फिर से मैं जो है दोनों को प्लॉट कर दूंगी। ओ वाई एक्सिस पे हमेशा किसको लेने वाली हूँ, मैं प्राइस को लेने वाली हूँ। ओ एक्स एक्सिस पे मैं हमेशा डिमांड या सप्लाई को लेने वाली हूँ। तो देखो ये भी 2 4 6 हो जाएगा, ये भी 2 4 6 हो जाएगा। तो मेरा कहाँ बनेगा, 2 2 4 4 6 6 पे पॉइंट बनेगा, 2 2 4 4 और 6 6 पे एक पॉइंट बनेगा। तीनों पॉइंट्स को जोड़ दूंगी, अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व निकल के आ जाएगा। तो लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई ने क्या सिखाया कि प्राइस और डिमांड का इनवर्स रिलेशन, सप्लाई और प्राइस का जो है डायरेक्ट रिलेशन, इसका डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ, तो इसका अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ होता है। ठीक है जी, आई होप ये सारी की सारी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे मेरा लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई का पूरी चीज खत्म होती है। द डेफिनेशन, द टेबल एंड द डायग्राम, तीनों चीजें खत्म होती है। एक चीज बचती है, एक चीज बचती है, अगर इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हो। इसके बाद अगली एक चीज मेरे पास आती है, जो कि मैंने आपको अभी अभी बताई थी, कि हम एक लाइन लिखते हैं, कीपिंग, या फिर आप इसको लिख सकते हो अज्यूमिंग, अज्यूमिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। इसका क्या मतलब है, अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट, अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट। मैंने तुम्हें एक लाइन लिखवाई है डेफिनेशन में, वो डेफिनेशन चाहे डिमांड की पढ़ लो, लॉ ऑफ डिमांड क्या, लॉ ऑफ सप्लाई की, एक लाइन तुम्हें दिखेगी, अज्यूमिंग अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट। इसका क्या मतलब है, हमने बोला प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड भी, डिमांड कम होगी, प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी। ये तो चीज ट्रू है एज पर द लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई। लेकिन ये चीज सिर्फ तभी ट्रू है जब बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट हैं। ये चीज सिर्फ तभी ट्रू है जब बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट है। मतलब ये कौन से दूसरे फैक्टर्स हैं, सिंपल बात, सिंपल बात, मैं कहती हूँ रेट बढ़ा, मैं कहती हूँ कोई चीज महंगी हो गई, तुम्हें तो कायदे से तुम्हारी डिमांड कम करनी चाहिए थी। अरे लेकिन पापा की तो आज ही प्रमोशन हुई है, पापा की तो आज ही इनकम बढ़ी है, आज ही इनकम जो है पापा की बढ़ी है, आज ही प्रमोशन हुई है। तो पापा ने बोला अरे कोई बात नहीं, रेट बढ़ता है तो बढ़ने दो, अब तो हम अमीर हो गए, अब हम डिमांड कम नहीं करेंगे, अब तो हम महंगी चीजें खरीदेंगे, पर खरीदेंगे क्यों, क्योंकि मेरी तो इनकम बढ़ गई। तो तुम्हारा चाहे प्राइस बढ़ता रहे, अगर तुम्हारी इनकम बढ़ गई, पापा जी की प्रमोशन हो गई, तो तुम तो डिमांड ज्यादा ही करोगे। फिर तुम बोलोगे मैम रेट बढ़ा था तब भी डिमांड बढ़ गई, मतलब लॉ ऑफ डिमांड गलत है, मतलब लॉ ऑफ डिमांड गलत है। लॉ ऑफ डिमांड तो ऐसा कहता था, पर रेट के बढ़ने पे भी डिमांड तो बढ़ गई। क्यों बढ़ी थी, क्योंकि पापा जी की प्रमोशन हुई थी, क्योंकि हमारी तो इनकम बढ़ी थी। तो क्या लॉ ऑफ डिमांड गलत है? जी नहीं, लॉ ऑफ डिमांड गलत नहीं है। इसीलिए तो लॉ ऑफ डिमांड तुम्हें कहता है कि भैया प्लीज तुम ये अज्यूम कर लो कि तुम्हारी इनकम या कोई भी दूसरा फैक्टर चेंज हो ही नहीं रहा, क्योंकि अगर कोई भी दूसरा फैक्टर चेंज हुआ तो वो अपने इशारों पे डिमांड को नचाने लग जाएगा, और डिमांड किसी और के इशारों पे नहीं नाचेगी, सिर्फ प्राइस के इशारों पे नाचेगी। अगर अगर तो ही ये लॉ ऑफ डिमांड ट्रू होगा। तो लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि जब प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगी, लेकिन ये सिर्फ तभी सच होगा जब तुम बाकी सारे फैक्टर्स को बोलो कि तुम चुपचाप बैठे रहो, तुम चेंज मत हो। अगर पापा की इनकम चेंज हो गई या कुछ और चेंज हो गया तो डिमांड कुछ भी हो सकती है। तो हमें पढ़ना है, हमें पढ़ना है कि ये बाकी के कौन से फैक्टर्स हैं जो अपने इशारों पे डिमांड को नचा सकते हैं अदर देन प्राइस। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, फैक्टर्स। यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। और हम क्या पढ़ेंगे, फैक्टर्स,
फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्राइस जो डिमांड को और सप्लाई को इफेक्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर ये फैक्टर्स चेंज होंगे तो डिमांड और सप्लाई भी चेंज होगा, इसीलिए मैं लॉ ऑफ डिमांड लॉ ऑफ सप्लाई में इन सभी फैक्टर्स को बोलती हूँ। तुम चुपचाप कांस्टेंट बैठे रहो। पहला तो फैक्टर हमने पढ़ ही लिया, पहला फैक्टर तो हमने पढ़ ही लिया जो कि प्राइस, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, वाइस वर्सा भी ट्रू होगा। दूसरा फैक्टर हमने यहाँ भी पहला पढ़ लिया, प्राइस बढ़ेगी सप्लाई बढ़ेगी, और वाइस वर्सा दूसरी चीज भी इसकी उल्टा भी ट्रू होगा। दूसरी चीज मैंने तुम्हें एक और पढ़ा दी यहाँ पे, इनकम। तुम्हारे मम्मी पापा की इनकम बढ़ेगी, तुम्हारी ऑब्वियसली डिमांड बढ़ेगी। अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, ज्यादा पैसा ज्यादा खरीदेंगे सामान, ठीक है। तीसरी चीज आती है मेरे पास टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, तुम्हारी जिस चीज के लिए प्रेफरेंस बढ़ेगी उस चीज के लिए तुम्हारी डिमांड बढ़ेगी। सिंपल भाषा में देखो, मैं कहती हूँ तुम्हें चाय पसंद आने लग गई, तो जैसे जैसे तुम्हें चाय पसंद आने लगेगी तुम चाय की डिमांड ज्यादा करने लग जाओगे। अगर तुम चाय को छोड़ने लग जाओ, अरे मुझे अब चाय अच्छी नहीं लगती, तो चाय की प्रेफरेंस अगर कम हो गई तो चाय की डिमांड भी कम हो जाएगी। अगर कॉफी पसंद आने लग गई तो कॉफी की डिमांड तुम बढ़ाने लग जाओगे। तो तुम्हें जो चीज अच्छी लगेगी तुम वो चीज ज्यादा खरीदने लग जाओगे। तो तुम्हें जिस चीज के लिए, इसको तुम फैशन भी बोल सकते हो, कि जो चीज नई नई फैशन में आएगी उस चीज की डिमांड बढ़ने लग जाएगी, ठीक है। जो चीज फैशन से आउट हो जाएगी उसकी डिमांड कम होने लग जाएगी। चौथी चीज इसमें मेरे पास आता है बेटा जी, फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस। फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस, देखो बहुत सिंपल बात है, हमें ना पता होता है कि फ्यूचर में किसी रेट चीज का रेट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। बहुत सिंपल बात है, मैं कहती हूँ मुझे एक लैपटॉप लेना है या मुझे एक फोन लेना है, मुझे चाहिए, लेकिन लेकिन मैं कहती हूँ कि लैपटॉप पे या फोन पे एक महीने बाद सेल लगने वाली है। एक महीने बाद दिवाली की, रिपब्लिक डे की, इंडिपेंडेंस डे की, किसी चीज की सेल लगेगी। तो मैंने बोला वैसे तो मुझे खरीदना है, पर मुझे पता है एक महीने बाद सेल लगेगी। एक महीने बाद सेल लगेगी मतलब फ्यूचर में मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि इस चीज का रेट नीचे जाएगा, तो मेरी आज की डिमांड भी नीचे चली जाएगी। मतलब मुझे कोई चीज खरीदनी थी पर मुझे पता चला एक महीने बाद सेल लगेगी, तो मैंने सोचा फ्यूचर में इसका रेट नीचे जाएगा, तो मैं आज क्यों खरीदूंगी, मैं वेट करूंगी सेल लगेगी तो तभी जाके खरीदूंगी, तो मैं आज डिमांड नहीं करूंगी। सिमिलरली मुझे पता चलता है कि हमारी फ्यूचर में कोई चीज है उसका रेट बढ़ने वाला है, अगर किसी चीज का फ्यूचर में रेट बढ़ने वाला है तो मैं फ्यूचर की वेट नहीं करूंगी, मैं आज ही डिमांड बढ़ा दूंगी और आज ही उस चीज को खरीद के रख लूंगी। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस मुझे ये बोलता है, फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस मुझे ये बोलता है किसी चीज का फ्यूचर में अगर रेट कम होगा तो मैं आज उसकी डिमांड नहीं करूंगी, मैं फ्यूचर के लिए बचा के रखूंगी। किसी चीज का फ्यूचर में अगर रेट कम होगा तो मैं आज ही उसको खरीद के काम खत्म कर दूंगी। पांचवी चीज मेरे पास आती है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। पांचवी चीज मेरे पास आती है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब ये जो रिलेटेड गुड्स है बेटा जी मेरे पास दो तरीके की होती हैं, हम यहाँ पे समझते हैं। जो रिलेटेड गुड्स मेरे पास होती हैं वो दो तरीके की होती हैं। एक होती है मेरे पास कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब होता है ऐसी चीजें जो एक साथ यूज करी जाती हैं, जैसे कि पेन एंड इंक। बिना पेन के इंक का कोई काम नहीं है, बिना इंक के पेन का कोई काम नहीं है, ठीक है। जैसे कि आप कह सकते हो कार एंड पेट्रोल, बिना कार के पेट्रोल का काम नहीं है, बिना पेट्रोल के कार का काम नहीं है। और दूसरी मेरे पास यहाँ पे होती है सब्सटीट्यूट गुड्स, जो एक दूसरे की जगह पे यूज होती हैं। सब्सटीट्यूट गुड्स मतलब यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर, जैसे कि चाय की जगह पे कॉफी पी सकते हो, पेन की जगह पे पेंसिल यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की डिमांड की बात करूं, अगर मैं कहती हूं कि कार का जो प्राइस है वो बढ़ने लग गया, कार का प्राइस बढ़ने लग गया, तो ऑब्वियस सी बात है लोग कार कम खरीदेंगे। अगर लोग गाड़ी ही नहीं खरीदेंगे तो लोग पेट्रोल क्यों खरीदेंगे। तो अगर गाड़ी का रेट बढ़ गया तो पेट्रोल की जो डिमांड है वो भी कम हो जाएगी। अगर गाड़ी का रेट बढ़ गया तो लोग गाड़ी नहीं खरीदेंगे, गाड़ी कम खरीदेंगे। अगर गाड़ी नहीं खरीदेंगे तो पेट्रोल भी क्यों खरीदेंगे, तो पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी। तो किसी एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड के रेट के बढ़ने की वजह से दूसरी कॉम्प्लीमेंट्री गुड की भी डिमांड कम होती है। सब्सटीट्यूट के केस में ऐसा नहीं होता। अगर चाय का रेट बढ़ गया, लोग बोलेंगे अरे चाय तो बड़ी महंगी हो गई, कॉफी सस्ती है, चलो कॉफी पी लेते हैं,
चाय तो बड़ी महंगी हो गई, अब मैं चाय नहीं अफोर्ड कर सकता, मैं तो अब कॉफी पी लूंगा क्योंकि कॉफी उसके कंपैरेटिवली सस्ती है। तो सब्स्टिट्यूट के केस में किसी एक का रेट बढ़ेगा, दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी। पर कॉम्प्लीमेंट्री के केस में किसी एक का रेट बढ़ेगा तो दूसरे की भी साथ में वो डिमांड ले डूबेगा। तो आई होप ये सारे के सारे फैक्टर्स तुम्हें क्लियर हो गए होंगे। टोटल 5 फैक्टर मैंने बताए, प्राइस, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट दो तरीके की गुड्स हमारे पास यहाँ पे देखने को मिलती हैं। चलो, तो अभी तक हमने पढ़ लिया है कि डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, डिमांड का कर्व, सप्लाई का कर्व, और इसके बाद मैंने तुम्हें ये भी पढ़ा दिया कि कौन से वो फैक्टर्स है जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि प्राइस, इनकम, प्रेफरेंस, फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस एटसेट्रा। इसके अलावा अब अगला जो टॉपिक मेरे पास आता है वो है कि क्या क्या फैक्टर्स जो हैं अब वो मेरी सप्लाई को इफेक्ट करते हैं, क्योंकि कुछ एक फैक्टर्स अगर डिमांड को इफेक्ट करते हैं तो सप्लाई को भी तो करते होंगे। तो सप्लाई का भी देखो पहला फैक्टर तो एज आई हैव सेड वो ही होगा प्राइस, कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी, अगर प्राइस कम होगा तो सप्लाई भी कम होगी। दूसरा यहाँ पे जो फैक्टर आता है वो भी सिमिलर है प्राइस के, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जो हमने डिमांड में पढ़ा था बिल्कुल सिमिलर फैक्टर आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में फिर से मेरे पास दो चीजें आती है, एक होती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो एक दूसरे के साथ यूज होती है, जैसे कि कार और पेट्रोल। तो बहुत सिंपल सी बात है, आप एक चीज सोच के देखिए कि अगर कार का रेट बढ़ेगा तो कार ज्यादा सप्लाई होने लग जाएगी, अगर कार का रेट बढ़ेगा तो कार ज्यादा सप्लाई होने लग जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है उस केस में पेट्रोल की भी जो है सप्लाई वो ज्यादा होने लग जाएगी। दूसरी केस में अगर मैं देखूं सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में, सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में क्या होगा कि अगर चाय का रेट बढ़ गया तो एक प्रोड्यूसर क्या बोलेगा, प्रोड्यूसर बोलेगा कि मैं जो है चाय को ज्यादा सप्लाई करता हूं, क्योंकि चाय का रेट बढ़ गया, मतलब कॉफी तो कंपैरेटिवली सस्ती है तो मैं कॉफी को सप्लाई नहीं करूंगा, मैं सप्लाई करूंगा चाय को, क्योंकि चाय महंगी है, चाय मुझे ज्यादा मुनाफा बना करके देगी, तो मैं चाय को ज्यादा सप्लाई करना यहाँ पे चाहता हूँ। तो प्रोड्यूसर चाय की सप्लाई बढ़ाएगा, कॉफी की सप्लाई कम कर देगा। तो यानी कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का केस है तो एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की सप्लाई बढ़ेगी, लेकिन अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स का केस है तो एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की सप्लाई कम हो जाएगी सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में। तीसरी चीज हमारे पास यहाँ पे आती है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर हमारे देश में टेक्नोलॉजी पहले से बेहतर हो जाती है किसी भी पर्टिकुलर चीज की, तो ऑब्वियस सी बात है उस चीज की सप्लाई अब ज्यादा होने लग जाएगी, क्योंकि अब उसकी सप्लाई करनी हमारे लिए आसान हो जाएगी, तो अब हम उसकी सप्लाई आसानी से कर पाएंगे। तो अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी तो सप्लाई भी उस चीज की बढ़ने लग जाएगी। ऐसे ही और फैक्टर्स हम यहाँ पे देखते हैं। फोर्थ क्या फैक्टर होगा जो सप्लाई को अफेक्ट करता है, फोर्थ फैक्टर होता है हमारे पास गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी इंपैक्ट करती है सप्लाई को। सबसे पहली पॉलिसी गवर्नमेंट की आती है टैक्सेशन सिस्टम, दूसरी पॉलिसी गवर्नमेंट की आती है सब्सिडीज की। अगर गवर्नमेंट टैक्सेस को बढ़ा देगी तो सप्लायर के लिए मुश्किल हो जाएगा सप्लाई करना, तो वो सप्लाई कम कर देगा। अगर गवर्नमेंट टैक्सेस कम कर देगी तो प्रोड्यूसर जो है सप्लाई बढ़ा देगा। अगर गवर्नमेंट सब्सिडी ज्यादा देने लग जाएगी तो प्रोड्यूसर सप्लाई ज्यादा करने लग जाएगा। अगर गवर्नमेंट सब्सिडीज कम कर देगी तो प्रोड्यूसर सप्लाई कम करेगा। सब्सिडीज का मतलब होता है कि गवर्नमेंट किसी तरीके की छूट दे रही है, टैक्स में छूट दे दिया, कुछ भी ऐसा बेनिफिट दे दिया, तो सप्लायर के लिए आसान हो जाएगा इस केस में सप्लाई ज्यादा करना, और इस केस में मुश्किल हो जाएगा सप्लाई ज्यादा करना, तो सप्लाई कम हो जाएगी। अगली फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे हमारे पास आता है प्राइस ऑफ इनपुट्स, यानी कि जो रॉ मटेरियल एक प्रोड्यूसर लगा रहा है सामान बनाने के लिए उसका प्राइस, अगर रॉ मटेरियल का इनपुट का रेट बढ़ गया तो प्रोड्यूसर के लिए खर्चा बढ़ जाएगा, तो प्रोड्यूसर के लिए मुश्किल हो जाएगा, महंगा हो जाएगा सप्लाई करना, तो प्रोड्यूसर जो है सप्लाई ऐसे केस में कम करेगा। ऑन दी अदर हैंड अगर जो प्रोड्यूसर का इनपुट है, जो रॉ मटेरियल है, अगर उसका रेट कम हो जाता है तो प्रोड्यूसर के लिए तो बड़ा आसान हो गया, सस्ता हो गया सप्लाई करना, तो प्रोड्यूसर जो है उस केस में सप्लाई बढ़ा देगा। तो ये कुछ एक ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी सप्लाई को इफेक्ट करते हैं। तो हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड पढ़ लिया, फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई पढ़ लिया, लेकिन ये सारे के सारे फैक्टर्स किसको अफेक्ट करते हैं? ये सारे के सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इंडिविजुअल डिमांड को और इंडिविजुअल सप्लाई को। मतलब इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई। अब ये क्या नया मैम आप लेकर के आए हो, फिर से समझते हैं एक और नया टॉपिक, डिमांड का भी और सप्लाई का भी। देखो कैसे एक एक टॉपिक आ रहे हैं हमारे पास, और दोनों टॉपिक बिल्कुल सेम चलते जा रहे हैं, डिमांड में भी और सप्लाई में भी। अब एक नया टॉपिक यहाँ से मेरे पास निकल के आता है, क्या डिमांड में भी और सप्लाई में भी सेम टॉपिक मेरे पास निकल के आता है कि दोनों ही डिमांड और सप्लाई दोनों ही दो तरीके की होती है, एक होती है इंडिविजुअल वाली और एक होती है जी मार्केट वाली। ठीक है, एक होती है इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, एक होती है मार्केट डिमांड, मार्केट सप्लाई। तो इंडिविजुअल
और मार्केट, दोनों सेम ही होंगे दोनों में, ठीक है। तो इंडिविजुअल डिमांड का देखो बेटा जी क्या मतलब है। इंडिविजुअल डिमांड का मतलब होता है किसी एक सिंगल कंज्यूमर की, सिंगल कस्टमर की डिमांड, या फिर मैं बोल सकती हूँ किसी एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट की डिमांड, ठीक है। इंडिविजुअल डिमांड में हम क्या बोलते हैं, किसी एक इंडिविजुअल कस्टमर की कितनी डिमांड है या किसी एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है। हम यूजुअली यहाँ पे कस्टमर वाला केस ही पढ़ते हैं, लेकिन मार्केट डिमांड में मैं क्या बोलती हूँ, किसी एक प्रोडक्ट के जितने भी कस्टमर है मेरे बाजार में, वो सभी कस्टमर्स की डिमांड को अगर मैं सम टोटल कर दूं तो मार्केट डिमांड बन जाती है। ऐसे ही इंडिविजुअल सप्लाई क्या होती है जी, किसी एक इंडिविजुअल, किसी एक सिंगल सप्लायर की सप्लाई, एक बंदा, एक अकेला इंडिविजुअल सप्लायर कितनी सप्लाई कर रहा है, उसकी सप्लाई को मैं इंडिविजुअल सप्लाई बोलती हूँ। मार्केट सप्लाई का क्या मतलब है कि मेरे किसी प्रोडक्ट के ऑल द सप्लायर, जितने भी सप्लायर्स है देश में, बाजार में, उन सभी की सप्लाई को मैं प्लस कर दूं तो मार्केट सप्लाई निकल के आती है। देखो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, यहाँ पे भी यही होता है कि प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, यहाँ पे भी यही होता है कि प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है। लेकिन यहाँ पे जो मेरा टेबल बनेगा कैसा बनेगा, एक साइड पे प्राइस बनेगा, एक साइड पे डिमांड बनेगा, प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम हो गई। यहाँ पे जो मेरा टेबल बनेगा उसमें मैं 2-3 अलग अलग कस्टमर दिखाऊंगी एट द सेम प्राइस लेवल, कि एक सेम प्राइस लेवल पे अलग अलग कस्टमर्स की क्या डिमांड है, और उन सभी कस्टमर्स की डिमांड को सम टोटल करके मैं क्या निकालने वाली हूँ, मार्केट की डिमांड निकालने वाली हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ मेरा प्राइस बढ़ रहा है, 2 से 4 हुआ, 4 से 6 हुआ, तो डिमांड कैसे जाएगी। लेट्स से जो मेरा कस्टमर ए था उसने अपनी डिमांड कर दी 10, 8, 6, जो कस्टमर बी था उसने अपनी डिमांड कर दी 6, 4, 2, ठीक है। जो कस्टमर सी था उसने अपनी डिमांड कर दी 8, 6, 4, ठीक है जी। अब मैं मार्केट डिमांड कैसे निकालूंगी, मैं कैसे निकालूंगी मार्केट डिमांड, 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 8 16 प्लस 8 24, टोटल मेरी क्या निकल के आएगी, मार्केट डिमांड। सिमिलरली यहाँ पे 8 प्लस 4 प्लस 6 18 हो जाएगी मेरी मार्केट डिमांड। सिमिलरली यहाँ पे मेरी 6 प्लस 2 प्लस 4 12 हो जाएगी मेरी मार्केट डिमांड। तो मार्केट डिमांड कैसे निकलेगी, मेरे देश में इंडिविजुअली जितने भी कस्टमर्स हैं उन सबकी डिमांड को प्लस किया जाएगा, तब मेरी मार्केट डिमांड निकल के आएगी। कहने का मतलब वही है कि प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम होगी, प्राइस कम होने पे डिमांड ज्यादा होगी, बस इसमें सारे कस्टमर्स की प्लस कर दो। अब तुम इसमें एक अजम्पशन लिख सकते हो कि मैं अज्यूम कर रही हूँ मेरे मार्केट में टोटल 3 ही कंज्यूमर है, तो मैंने 3 की ही डिमांड प्लस करी है। डिमांड कर्व बिल्कुल सेम बनेगा, यहाँ भी डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा, यहाँ भी डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा, बस इसके केस में मैं एक डिमांड कर्व बना के दिखाती हूँ और इसके केस में मैं तीनों कर्व्स, चारों कर्व्स बना के दिखाऊंगी, ए का, बी का, सी का और मार्केट डिमांड का, चारों डिमांड कर्व्स इसके केस में मैं बना के दिखाऊंगी। कुछ नहीं करना, इन्हीं सेम पॉइंट्स को प्लॉट करना है, जैसे मैंने पीछे डिमांड कर्व बनवाया बिल्कुल सेम तरीके से बनाना है। बिल्कुल सेम चीज यहाँ पे आ जाएगी कि एक साइड पे प्राइस आएगा, एक साइड पे सप्लाई आने वाली है, प्राइस मेरा बढ़ रहा है तो सप्लाई भी बढ़ रही है। लेकिन मार्केट सप्लाई में मुझे क्या करना होगा, अलग अलग सप्लायर्स लेने होंगे, ए, बी, सी और फिर मार्केट सप्लाई, और फिर मार्केट सप्लाई। तो प्राइस मेरा 2, 4, 6, 8 हुआ, तो इसकी सप्लाई हो गई 2, 4, 6, 8, इसकी हो गई मैं बोल रही हूँ 4, 6, 8, 10 और इसकी हो गई जी 6, 8, 10 और 12। मार्केट सप्लाई कैसे निकलेगी, इन सबको प्लस कर दो, 6 प्लस 4 10 प्लस 2 12 एंड सो ऑन। आप इनके सप्लाई को प्लस करते जाओगे तो आपकी मार्केट सप्लाई निकलती जाएगी। यहाँ पर भी मार्केट यहाँ पे सिंगल कर्व बनेगा और मार्केट सप्लाई के केस में आप सारे कर्व बनाओगे, ए का भी, बी का भी, सी का भी, मार्केट सप्लाई का भी, हर चीज के कर्व्स आप बनाओगे, बाकी सब चीज सेम रहेगी। बस इंडिविजुअल सप्लाई मतलब एक इंडिविजुअल सप्लायर की, एक बंदे की, यहाँ पे सारे सप्लायर्स की सप्लाई का सम टोटल, यहाँ पे एक कस्टमर की डिमांड, यहाँ पे सारे कस्टमर्स की डिमांड का सम टोटल, बाकी सब सेम है। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, सब कुछ सेम तरीके से लागू यहाँ पे होने वाला है। अब जो मैंने तुम्हें फैक्टर्स करवाए थे, जैसे कि प्राइस, जैसे कि इनकम, जैसे कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस, जैसे कि हमारा हो गया फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस, ठीक है, ये सारे के सारे जो फैक्टर्स थे ये इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करते थे। मार्केट डिमांड को क्या इफेक्ट करेगा, मार्केट डिमांड को अफेक्ट करेगी हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी है, पॉपुलेशन का कितना साइज है, ठीक है जी, क्योंकि ज्यादा पॉपुलेशन होगी तो मार्केट डिमांड ज्यादा होगी, कम पॉपुलेशन होगी तो मार्केट डिमांड कम होगी। सिमिलरली मार्केट सप्लाई को क्या इफेक्ट करेगा, नंबर ऑफ, मार्केट सप्लाई को क्या इफेक्ट करने वाला है, नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट, कितनी फर्म्स है मार्केट में
उनका नंबर जो है वो इफेक्ट करेगा हमारी मार्केट सप्लाई को, क्योंकि अगर ज्यादा फर्म्स होंगी तो मार्केट सप्लाई ज्यादा होगी, फर्म्स कम होंगी तो मार्केट सप्लाई ऑब्वियसली कम होगी। अगर नंबर ऑफ फर्म जीरो हो जाएंगी, कोई सप्लाई करने वाला होगा ही नहीं, तो सप्लाई भी जीरो हो जाएगी, ठीक है कि नहीं। तो नंबर ऑफ फर्म ज्यादा, सप्लाई ज्यादा, सिमिलरली यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा तो डिमांड ज्यादा। तो ये कुछ एक फैक्टर्स है जो मार्केट डिमांड को या मार्केट सप्लाई को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट सारा ही डिमांड का, सप्लाई का, इंडिविजुअल डिमांड का, मार्केट डिमांड का सारे टॉपिक होते हैं खत्म, और वी आर लेफ्ट विद वन लास्ट टॉपिक। वी आर लेफ्ट विथ वन लास्ट टॉपिक, जो टॉपिक अगेन बिल्कुल डिट्टो सेम रहने वाला है डिमांड और सप्लाई के केस में। वो एक डिफरेंस का टॉपिक है। एक डिफरेंस हमें यहाँ पे करना है, किस चीज का हमें डिफरेंस यहाँ पे करना है, मूवमेंट इन डिमांड कर्व वर्सेस शिफ्ट इन डिमांड कर्व। और बिल्कुल बेटा जी बिल्कुल ही सेम तरीके से हमारे पास यहाँ पे क्या रहेगा, मूवमेंट और शिफ्ट रहने वाली है हमारे सप्लाई कर्व की। मूवमेंट इन डिमांड कर्व और शिफ्ट इन डिमांड कर्व, ये दो टॉपिक्स रहेंगे। पहले मैं डिमांड का समझाती हूँ, फिर बिल्कुल कॉपी पेस्ट तुम कर सकते हो सप्लाई में, ठीक है जी। अब देखो दो चीजें हैं, मैं बोल रही हूँ ये मेरा प्राइस है, ये मेरा डिमांड है। प्राइस हुआ 2 से 4, तो डिमांड हुई लेट्स से 6 से 4, ठीक है। तो डिमांड हो गई 6 से 4, ठीक है। अब तुम यहाँ पे डिमांड कर्व बनाओ, मैंने ओ वाई पे ले लिया जी प्राइस हो गया 2 से 4, और इधर मेरी आ गई जी डिमांड हो गई है 2 4 6। तो हमारा पहला पॉइंट बनेगा 2 और 6 पे, आप देख सकते हो पहला पॉइंट बनेगा 2 एंड 6 पे, विच विल बी यहां पे, और दूसरा मेरा पॉइंट बनेगा 4 एंड 4 पे, ठीक है, विच विल बी हियर। अब मैं अगर इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ के एक डिमांड कर्व बनाती हूँ, ये बन गया मेरा डिमांड कर्व, ठीक है। मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ इस डिमांड कर्व में जो चेंज आ रहा है वो कैसे आ रहा है। जब मैं एक पॉइंट से, एक प्राइस से दूसरे प्राइस पे शिफ्ट हो रही हूँ, या एक डिमांड से दूसरे डिमांड पे शिफ्ट हो रही हूँ, किस तरीके का चेंज आ रहा है मेरे डिमांड कर्व में। मैं यहाँ पे दो पॉइंट देख सकती हूँ, एक है पॉइंट ए, एक है पॉइंट बी। मैं ये दोनों पॉइंट्स देख सकती हूँ। जैसे मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, सेम कर्व पे, मैं कोई नया डिमांड कर्व नहीं बना रही हूँ, मैं सेम ही कर्व पे नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हूँ, या फिर बी से ए पे आने में मैं सेम ही कर्व में मैं ऊपर से नीचे आ रही हूँ। तुम देख सकते हो मैं क्या कर रही हूँ, तुम देखो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, जब मैं ए से बी पे जा रही हूँ तो मैं सेम ही कर्व में नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हूँ, या फिर मैं सेम कर्व में ऊपर से नीचे आ रही हूँ। ये होती है मेरी मूवमेंट इन डिमांड कर्व बेटा जी, ये होती है मेरी मूवमेंट इन डिमांड कर्व। मूवमेंट कब होती है, मूवमेंट तब होती है जब हमारे प्राइस होते हैं किसी भी चीज के, वो चेंज होते हैं, तो हमारी क्या होती है, मूवमेंट इन डिमांड कर्व होती है। दूसरी साइड पे मैं कहती हूँ मेरा प्राइस अगर सेम ही रहता है, प्राइस में कुछ चेंज आता ही नहीं है, और फिर भी जो मेरा डिमांड कर्व है वो या तो इंक्रीज है, डिमांड बढ़ रही है, या डिमांड कम हो रही है, ठीक है। मैं कह रही हूँ प्राइस तो सेम ही है पर फिर भी डिमांड या तो कम हो रही है या तो ज्यादा हो रही है। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, सेम डिमांड कर्व पे ऊपर नीचे नहीं जाते, ऐसे केस में हम एक नया डिमांड कर्व बनाते हैं, पूरे तरीके से नया डिमांड कर्व बनता है, जिसको मैं बोलती हूँ शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो ऐसे केस में देखो मेरे पास क्या होगा, ये मेरा ओ वाई होगा, एक्स होगा, ये डिमांड होगी, ये प्राइस होगा। तो सेम ही प्राइस पे पहले मेरा डिमांड कर्व ये था, फिर सेम प्राइस पे अगर डिमांड बढ़ी है तो, जैसे कि इस केस में जहां मैं D1 बनाऊंगी तो D1 मेरा बाहर की तरफ बनेगा। हम एक दूसरे पेन से बना लेते हैं, ये मेरा D1 बन गया जो कि बाहर की तरफ बना है। ये तब बना है जब मेरा जो है डिमांड बढ़ रही है। अगर डिमांड कम हो रही है, जो मेरा यहाँ पे D2 ये बनेगा वो अंदर की तरफ बनने वाला है D2, ठीक है जी। तो अगर अगर प्राइस चेंज होता है, प्राइस चेंज होने की वजह से डिमांड चेंज होती है, तो उसमें क्या होती है, मूवमेंट होती है डिमांड कर्व की। अगर प्राइस सेम रहता है और फिर भी डिमांड कम या ज्यादा होती है, तो वो होता है शिफ्ट इन डिमांड कर्व। एक पूरे का पूरा नया डिमांड कर्व बनता है, वो या तो बाहर की तरफ जाएगा या तो अंदर की तरफ जाएगा। अगर बाहर की तरफ जाता है यानी कि डिमांड बढ़ेगी, यानी कि इसको मैं बोलूंगी कि ये क्या हो रही है, मेरी राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व हो रही है। अगर ये अंदर की तरफ आता है तो मतलब मेरी डिमांड कम हो रही है, और इसको मैं क्या बोलूंगी जी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व हो रही है, ठीक है जी। इधर आ जाओ, अगर ए से बी पॉइंट पे जा रहे हो तो तुम देखो ऊपर की तरफ जा रहे हो, तो इसको मैं क्या बोलूंगी, अपवर्ड मूवमेंट इन डिमांड कर्व। और ये अपवर्ड मूवमेंट कब होती है, जब डिमांड कम होती है। तुम देखो जब मैं ए से बी पे जा रही हूँ तो जो डिमांड है वो 6 से 4 पे आ रही है, तो अपवर्ड मूवमेंट हो रही है। जब मैं बी से ए पे आ रही हूँ, नीचे वाले पॉइंट पे जब मैं आ रही हूँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिमांड तो बढ़ रही है
पर जो मेरी मूवमेंट हो रही है, मूवमेंट कैसी हो रही है, डाउनवर्ड मूवमेंट इन डिमांड कर्व हो रही है। क्या हो रही है, डाउनवर्ड मूवमेंट हो रही है डिमांड कर्व की। ठीक है, आई होप तुम्हें ये चीज क्लियर होगी। पहले केस में, मूवमेंट के केस में रीजन क्या था, मूवमेंट का रीजन क्या था, चेंज इन प्राइस। अगर अगर प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ती है, तो डाउनवर्ड मूवमेंट होती है। इसी चीज को बेटा जी, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन इन डिमांड कर्व बोलते हैं। इसी को मैं एक्सपेंशन इन डिमांड भी बोल सकती हूँ। तो क्या समझा हमने, हमने तीन चार चीजें समझी। क्या, मूवमेंट इन डिमांड कर्व तब होती है जब प्राइस चेंज होता है, प्राइस के चेंज होने की वजह से अपवर्ड मूवमेंट या डाउनवर्ड मूवमेंट होती है। जब प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ती है, तो अब डाउनवर्ड मूवमेंट होती है, और इसको मैं एक्सपेंशन इन डिमांड बोलती हूँ। एक और चीज, जब सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर प्राइस पे मैं देखूं क्या डिमांड है, कि 2 के प्राइस पे 6 है, 4 के प्राइस पे 4 है, तो मैं उसको डिमांड नहीं बोलती हूँ, मैं उसको बोलती हूँ क्वांटिटी डिमांडेड एट अ सर्टेन प्राइस। जब भी बेटा जी मैं किसी एक प्राइस के ऊपर चेक कर रही हूँ कि ये प्राइस तो ये था डिमांड, ये प्राइस था तो ये डिमांड थी, तो मैं उसको डिमांड नहीं, उसको क्वांटिटी डिमांडेड बोलती हूँ। लेकिन इस केस में हम किसी प्राइस से रिलेटेड देख ही नहीं रहे, क्योंकि प्राइस तो कांस्टेंट है, फिर भी डिमांड कम या ज्यादा हो रही है, तो इस केस में हम उसको डिमांड बोलते हैं। जब मुझे प्राइस से लेना देना नहीं होता फिर भी मैं डिमांड देखूंगी तो वो डिमांड है। जब मैं एक पर्टिकुलर प्राइस पे देख रही हूँ तो मैं क्वांटिटी डिमांडेड देख रही हूँ। ठीक है जी, तो यहां पे मेरा हो रहा है एक्सपेंशन एंड डिमांड, डाउनवर्ड मूवमेंट, डिमांड बढ़ी जब प्राइस कम हुआ, डिमांड कम हुई जब प्राइस ज्यादा हुआ, अपवर्ड मूवमेंट। और इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, और इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड हम इसको बोलते हैं। ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं। अगली चीज मेरे पास यहाँ पे आती है राइटवर्ड शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। मैंने तुम्हें ये समझा दिया, सेम प्राइस पे जब डिमांड कम या ज्यादा होती है तो राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फिर रीजन क्या है, जब प्राइस नहीं चेंज हुआ तो कुछ तो हुआ होगा जिसकी वजह से डिमांड चेंज हुई। तो यहाँ पे बेटा जी हमारे पास रीजन आते हैं कि फैक्टर्स फैक्टर्स अदर देन प्राइस चेंज हुए हैं, फैक्टर्स अदर देन प्राइस चेंज हुए हैं। अगर फैक्टर्स अदर देन प्राइस चेंज हुए होंगे तो डिमांड कम या ज्यादा हुई होगी, तो राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो हमारी डिमांड बढ़ेगी, तो हमारी राइटवर्ड शिफ्ट होगी। अगर हमारी इनकम कम हो जाएगी तो डिमांड कम हो जाएगी, तो हमारी लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी। अब इसको क्या बोलते हैं, जैसे इसको कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन बोलते थे, इसको हम ऐसा कुछ नहीं बोलते, बस सिंपल इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड बोलते हैं। तो इसको हम सिंपल इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड बोलते हैं। अब फटाफट से एक बार याद करो, शिफ्ट, मूवमेंट, शिफ्ट कौन सी, राइटवर्ड शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। राइटवर्ड शिफ्ट के केस में इंक्रीज, लेफ्टवर्ड के केस में डिक्रीज। मूवमेंट कौन सी, अपवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट। अपवर्ड मूवमेंट के केस में कॉन्ट्रैक्शन, डाउनवर्ड मूवमेंट के केस में एक्सपेंशन। और हमने क्या बोला, इस केस में डिमांड बढ़ रही है, इस केस में डिमांड कम हो रही है। क्यों, क्योंकि प्राइस चेंज हुआ। इस केस में प्राइस सेम रहा फिर भी डिमांड कम या ज्यादा हुई, तो हमारे को राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट, इंक्रीज या डिक्रीज देखने को मिला है। आई होप सारी चीजें यहां तक क्लियर हो गई होंगी। एक और लास्ट चीज कि इस केस में जब मैं एक स्पेसिफिक प्राइस पे देखती हूँ तो क्वांटिटी डिमांडेड देखती हूँ, इस केस में मैं डिमांड देखती हूँ। अब देखो सप्लाई की बात करते हैं। अगर मैं बात करूं सप्लाई की, तो बेटा सप्लाई के केस में सब कुछ एज इट इज डिट्टो सेम रहता है। मैं यहाँ पे शिफ्ट इन डिमांड कर्व की जगह मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। ठीक है, पहले अगर मैं शिफ्ट की बात करूं तो मैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व की जगह लिख सकती हूँ शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। बस मुझे चेंज क्या करना है, देखो सप्लाई के केस में इनवर्स नहीं बल्कि एक डायरेक्ट रिलेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे शिफ्ट के सप्लाई के केस में इनवर्स नहीं बल्कि एक डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो पहले केस में, शिफ्ट के केस में तो खैर मुझे प्राइस से फर्क ही नहीं पड़ता, प्राइस कुछ भी हो, सप्लाई या तो कम हो जाएगी या तो ज्यादा हो जाएगी, यही कुछ हो सकता है। बस मुझे देखो यहाँ पे जो ग्राफ बनाना है, ग्राफ कैसा बनाना है, डाउनवर्ड नहीं बल्कि अपवर्ड मूवमेंट वाला, बल्कि अपवर्ड स्लोपिंग वाला जो है ग्राफ मुझे बना के दिखाना है। बाकी सब कुछ यहाँ पे सेम रहेगा। शिफ्ट कब होता है, जब फैक्टर अदर देन प्राइस चेंज होता है, प्राइस सेम रहता है, सप्लाई या तो कम होती है, सप्लाई या तो ज्यादा होती है। बस मेरा जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ अपवर्ड स्लोपिंग वाला बनने वाला है। देखो ये ओ वाई एक्सिस हो गया, ओ एक्स एक्सिस हो गया, ये हो गई जी मेरी सप्लाई। अगर सप्लाई बढ़ रही है यानी कि S1 हो रहा है, सेम प्राइस पे सप्लाई बढ़ रही है, तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा सप्लाई का। बस ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा क्योंकि सप्लाई का है। अगर सप्लाई कम हो रही है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा जी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट।
राइटवर्ड शिफ्ट, यहाँ पे सप्लाई बढ़ रही है, यहाँ पे सप्लाई कम हो रही है, इसको मैं क्या बोलूंगी, डिक्रीज बोलने वाली हूँ, इसको मैं क्या बोलने वाली हूँ, इंक्रीज इन सप्लाई बोलने वाली हूँ। कोई दिक्कत किसी को नहीं है, ठीक है ना। राइटवर्ड शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, फैक्टर अदर देन प्राइस चेंज हो रहा है। फैक्टर अदर देन प्राइस क्या होगा, तुम लिख सकते हो टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसीज, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। इस केस में हमारे पास क्या हो रहा है जी, इस केस में हमारे पास थोड़ा सा काम उल्टा होने वाला है, थोड़ा सा इस केस में जो है हमें उल्टा काम देखने को मिलने वाला है। देखते क्या, तो देखो डिमांड का और प्राइस का इनवर्स रिलेशन था, तो इस केस में वैसा ग्राफ बना था। लेकिन यहाँ पे हमारा जो सप्लाई का और जो प्राइस का होने वाला है वो एक डायरेक्ट रिलेशन होने वाला है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा जो है अलग तरीके का ग्राफ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखो, क्योंकि मैंने प्राइस को इंक्रीज करके दिखाया है, तो मैं सप्लाई को भी यहाँ पे इंक्रीज कर देती हूँ 2 से 4, तो इसको भी मैं 4 से 6 कर रही हूँ, ठीक है। तो पहला मेरा 2 और 4 पे बनेगा, दूसरा मेरा 4 और 6 पे बनेगा। तो मेरा तुम देख सकते हो कुछ इस तरीके का यहाँ पे सप्लाई कर्व बन रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है हमें। अब तुम देखो, जब मैं पॉइंट ए से बी पे जाती हूँ, यानी कि ऊपर की तरफ, यानी कि अपवर्ड मूवमेंट करती हूँ, अपवर्ड मूव करती हूँ, तो सप्लाई कम नहीं हो रही, सप्लाई 4 से 6 हो रही है, तो सप्लाई बढ़ रही है, तो मैं इसको एक्सपेंशन इन सप्लाई बोल दूंगी। बाकी सब सेम रहेगा मूवमेंट के केस में। और दूसरे केस में जब ये नीचे आ रही है, बी से ए आ रही है, यानी कि जब ये डाउनवर्ड मूव कर रही है, तो सप्लाई कम हो रही है, यानी कि इसको मैं कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई बोलने वाली हूँ। बस यहाँ पे हमारा सब कुछ हो जाता है खत्म, यहाँ पे सारी चीजें हो जाती है खत्म। मैंने क्या बोला, सप्लाई के केस में एक चीज चेंज हो रही है बस, कि डिमांड के केस में अपवर्ड मूवमेंट में डिमांड कम होती थी, सप्लाई के केस में अपवर्ड मूवमेंट मतलब सप्लाई बढ़ेगी, डाउनवर्ड मूवमेंट मतलब सप्लाई कम होगी। अपवर्ड को मैं एक्सपेंशन बोलूंगी, इसको कंट्रैक्शन बोलूंगी, ये सारा सेम है। बस सप्लाई का कर्व तुम अपवर्ड स्लोपिंग बना देना, डिमांड का कर्व तुम डाउनवर्ड स्लोपिंग बना देना, बाकी सब कुछ तुम्हारा जो है सेम रहने वाला है। मूवमेंट के केस में क्वांटिटी डिमांडेड की जगह पे तुम यहाँ पे क्या बोल देना, क्वांटिटी सप्लाइड बोल देना, क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर प्राइस पे जब सप्लाई चेक कर रही हूँ, यहाँ पे प्राइस से फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे मैं इसको सिंपल सप्लाई ही बोलने वाली हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे फैक्टर अदर देन प्राइस होता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्राइस होता है, ये अपवर्ड स्लोपिंग होता है, बाकी सब सेम है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो मूवमेंट वर्सेस शिफ्ट का बेटा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते ही आते हैं। किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्वेश्चन तुम्हें दे रही हूँ, देखो जैसे कि अगर प्राइस मेरा और दो ही है, और सप्लाई यहाँ पर जो है मेरी, सप्लाई यहाँ पर जो है मेरी वो 4 से 8 हो गई, तो ये किसका केस है, क्या ये केस एक्सपेंशन का है, क्या ये केस कॉन्ट्रैक्शन का है, क्या ये केस इंक्रीज इन सप्लाई का है, क्या ये केस डिक्रीज इन सप्लाई का, ये किसका केस है। तो बहुत सिंपल सी बात है, तुम्हें पहले देखना होगा कि प्राइस चेंज हुआ कि नहीं हुआ। अगर प्राइस चेंज हुआ तो मूवमेंट वाला केस लग जाएगा, तो उस केस में हमारा जो है एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होगा। लेकिन प्राइस तो चेंज हुआ ही नहीं, तो ना तो ये एक्सपेंशन होने वाली है, ना तो ये कॉन्ट्रैक्शन होने वाली है। अब देख लो, सप्लाई बढ़ी या कम हुई, सप्लाई इंक्रीज हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है ये डिक्रीज नहीं हो सकता, ये तो सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज ही होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे तुम्हें इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तुम्हें डायग्राम के बेसिस पे, टेबल के बेसिस पे, नाम के बेसिस पे, डिफरेंस के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। एंड इस दोनों चैप्टर्स में से ये जो क्वेश्चन है, ये जो पूरा डिफरेंस वाला चीज है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज, डिक्रीज, फैक्टर अदर देन प्राइस, ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड वर्सेस डिमांड, क्वांटिटी सप्लाइड वर्सेस सप्लाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं। तो प्लीज इसको अच्छे से डिफरेंस की फॉर्मेट में जैसे जैसे जो जो पॉइंट्स बताए हैं सारे अच्छे से याद कर लेना। आई होप तुम्हें पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, हेल्प अस ग्रो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कल हम मिलेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की वीडियो के साथ।